अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी के चौसला गांव में रविवार को सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर प्रशासन ने सरकारी जमीन से कब्जा हटवाया और उसे अपने कब्जे में लिया। कुल मिलाकर सरकार ने 16 बीघा जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराई। इस गांव में डेमोग्राफी चेंज की बड़ी साजिश रची जा रही है और यहां के लोग अपनी निजी जमीनों के साथ ही गांव से सटी सरकारी जमीन को भी बाहरी लोगों को बेच रहे हैं, जिससे कि इलाके की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। यही नहीं, जांच के दौरान यहां पर जमीनों के कई और खेल भी सामने आए हैं। चौसला गांव में पूर्व में ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि कई व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पे सरकारी भूमि में अतिक्रमण किया गया है। चौसला गांव की जो 8 बीघा ज़मीन है, इसमें पूर्व में तहसीलदार के द्वारा नोटिस दिए गए हैं, इसमें कि 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। पूर्व में भी इनको मौखिक रूप से अनुरोध किया गया था, आप समय अंतर्गत अपना अतिक्रमण हटा दिया है, लेकिन अब तक इनका अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके तहत बलपूर्वक अतिक्रमण हटाते हुए कार्रवाई की जा रही है। पिछले 20 सालों में नैनीताल की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ और कौन कहां से आकर कैसे बसा, इसका रिकॉर्ड भी कहीं नहीं है। उस्मान रेप कांड के बाद में पहली बार ऐसा सत्यापन अभियान शुरू किया गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उस्मान कांड के बाद नैनीताल में अब किराएदारों के साथ मकानों के मालिकों का भी वेरिफिकेशन हो रहा है। पहली बार हो रहे मकान मालिकों के सत्यापन में हर तरह की जानकारी देना जरूरी होगा। अपने मकान, दुकान, होटल की रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से दिखानी होगी। इसके साथ ही कहां से आकर नैनीताल में घर बनाया, खाता खतौनी से लेकर नगर पालिका और बिजली विभाग के बिलों की भी जानकारी देनी होगी। वहीं स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ ही सरकारी योजनाओं का क्या लाभ लिया और किराएदारों का भी ब्यौरा देना जरूरी कर दिया गया है। दी गई है पुलिस की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य विभागों की तरफ से भी, कि अपनी सुविधानुसार अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करके अपना सत्यापन करा लें, और जो नहीं कराएंगे उसमें आगे जो अनियमितताएं पाई जाएंगी उसकी भी एक गहन जांच की कार्रवाई पैरेलल करी जा रही है। जो भी अनियमितताएं होंगी डॉक्यूमेंट से संबंधित या किसी भी प्रकार की अन्य कोई अवैध गतिविधि पाई जाती है तो उन पर एक्शन। पिछले कई सालों से नैनीताल की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। बाहर से लोग यहां कारोबार करने आए और फिर यहीं बस गए। इतना ही नहीं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण भी कर लिया। लिहाजा अब प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। तो मानता हूं कि जो ये सत्यापन प्रक्रिया है ये सरलीकरण हो, और अगर गलत व्यक्ति गलत ढंग से अगर मकान मालिक बना है वो भी गलत है और उसका सत्यापन होना चाहिए। वेरिफिकेशन ड्राइव में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हालांकि पहले भी कई बार ऐसे अभियान जरूर चलाए गए, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले करीब 1 दशक में अवैध झुग्गी बस्तियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसमें रह रहे हजारों लोग सरकारी योजनाओं का लाभ तो उठा रहे हैं, साथ ही ये इलाके अवैध गतिविधियों का भी अड्डा बने हुए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हरिद्वार घनी आबादी वाला शहर है। पर्यटन और धार्मिक कारोबार में रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों के लोग हरिद्वार का रुख करते हैं। पिछले कुछ साल में हरिद्वार में अवैध बस्तियों की बाढ़ आ गई है। सिर्फ शहरी क्षेत्र में ऐसी दर्जनों बस्तियां हैं जिनमें हजारों लोग बिना सत्यापन के रह रहे हैं। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सत्यापन अभियान में हाल ही में कई संदिग्ध पकड़े गए, जिनमें एक बांग्लादेशी महिला भी थी, जिसके बाद वेरिफिकेशन ड्राइव को तेज किया गया है। कई टीमें बनाई गई हैं। तो इसमें प्रत्येक तहसील में एक टीम बनाई गई है और प्रत्येक नगर निकाय में भी एक टीम बनाई गई है और उनके द्वारा लगातार सत्यापन किया जा रहा है। इस टीम में वहाँ के उपजिलाधिकारी हैं, वहाँ के सीओ हैं, उसके अलावा प्राधिकरण के लोग भी हैं और अन्य विभागों के लोग भी हैं, ताकि उनके राशन कार्डों का सत्यापन हो सके, उनके आधार कार्ड का सत्यापन हो सके। बाहरी राज्यों से छोटे मोटे रोजगार की तलाश में लोग हरिद्वार का रुख करते हैं, फिर यहाँ झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। उसके बाद देखते ही देखते उनके पास लोकल राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज, बिजली पानी के कनेक्शन तक पहुँच जाते हैं। सीधे सीधे पहले तो नेता लोग हैं जो अपने वोट बैंक के चलते इनको रखते हैं लेकिन उस पर काम कौन करता है? राशन कार्ड कौन जारी करता है? आधार कार्ड कौन जारी करता है? बिजली का कनेक्शन कौन देता है? पानी का कनेक्शन कौन देता है? जमीन किसकी है?
पहली विषय तो ये है कि जो ज़मीन के जो जिलेदार हैं, सिंचाई विभाग की भूमि अधिकतर भूमि है, नगर निगम की भूमि है, इनके इंस्पेक्टर क्या करते हैं। जिले में चल रहे सत्यापन अभियान के दौरान सैकड़ों संदिग्धों और आपराधिक इतिहास वाले लोगों को चिन्हित किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लागू यूसीसी पर प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी में 4 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिसमें राज्य के करीब 98% गांव से आवेदन मिले हैं। सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया। सीएम धामी ने बताया कि यूसीसी लागू करने के लिए मजबूत सिस्टम का निर्माण किया गया है। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप किया गया है। साथ ही ग्रामीण स्तर पर विकसित 14,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स को इससे जोड़ा गया है। खबर देहरादून से है। यहाँ के हाईकोर्ट सीरीज के नंबर एससी सीरीज के नंबर के लिए आरटीओ दून ऑफिस में ऑनलाइन नीलामी की गई है, जिसमें 0001 नंबर 13,77,000 में बिका है, जिसे सबसे ज्यादा रेट मिला है। वहीं 0009 नंबर 3,95,000 रुपए में बिका। ये नंबर जीएमटी बिल्डर्स ने अपनी कंपनी की गाड़ी के लिए खरीदा है। देहरादून से खबर है, जहां पर विकास नगर आरटीओ में रजिस्टर्ड 3 एसयूवी गाड़ियों में सवार युवकों ने देहरादून में खूब दमंगई दिखाई और बताया जा रहा है कि वीडियो देहरादून सहसपुर हाईवे का है, जहां पर एसयूवी में आधे लटके युवकों ने हाईवे को इस तरह से घेर रखा था ताकि बाकी गाड़ियां ना ओवरटेक कर सके और स्थानीय लोगों ने दबंग युवकों की शिकायत पुलिस तक पहुंचा दी और बताया जा रहा है कि पुलिस ने गाड़ियां ट्रेस भी कर ली है। देखो कट कैसे मार रहा है, देखो। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में सोबला दर तिदांग रोड भारी लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। इस रोड में सोबला के पास में भारी बोल्डर पहाड़ी से नीचे गिरे। ऐसे में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड पर जल्द ही खुल पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। रोड के बंद होने से दारमा घाटी के लोगों को खासी दिक्कतें तो हो ही रही हैं और ऐसे में लोग परेशान भी हो रहे हैं। रोड बंद होने के कारण आज खुलना। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ के पास में लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। वहीं सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम ने हाईवे से मलबा हटाकर रास्ते को खोला। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बाधित हो रहा है यहाँ पर पहाड़ी से मलबा, लगातार पत्थर नीचे आ रहे हैं, जिससे कि वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। सुबह मार्ग को सुचारू कर दिया गया था, लेकिन पिछले आधे घंटे से मार्ग बाधित हो रहा है, जिससे कि सड़क के दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात की गई है। हल्द्वानी में एक बार फिर से रफ्तार का कहर दिख रहा है। यहाँ पर गुरु गोलवर्कर रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक से दूसरे बाइक सवार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में एक बाइक सवार अपनी स्पीड नहीं थाम सका, जिसके कारण उसकी बेकाबू बाइक सामने आ रही दूसरे बाइक से जा भिड़ी। हादसे में दोनों बाइक सवारों को चोट आ गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यहाँ पीट बाजार में एक घर में रखे टेंट के सामान में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते पूरे कमरे में आग की लपटें धधकने लगी। वहीं आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद भी कंट्रोल किया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 122वां एपिसोड प्रसारित किया गया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उत्तराखंड में हल्द्वानी के रहने वाले जीवन जोशी का जिक्र किया, जो कि चीड़ के छाल से कलाकृतियां बनाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हल्द्वानी में रहने वाले दिव्यांग कलाकार जीवन जोशी का जिक्र किया। हल्द्वानी के कटघरिया इलाके में रहने वाले 65 साल के जीवन जोशी बचपन से ही दिव्यांग हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जीवन जोशी ने चीड़ यानी पाइन ट्री के पेड़ की छाल को तराशना शुरू कर दिया। जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया, नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। खुद नैनीताल से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट उनके घर पहुंचे और जीवन जोशी को बधाई दी। जीवन जोशी इस दौरान गदगद दिखे। उन्होंने एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इच्छा जताई जहां वो नई पीढ़ी को कला सिखा सकें। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री उतने बड़े मंच से मेरी तारीफ करें, उन तक मेरी बात मेरा काम पहुंचा और उन्होंने मेरी तारीफ करी। ये मेरा सौभाग्य है। नैनीताल जिले के उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जीवनचंद जोशी का नाम सुनकर हम सब प्रफुल्लित हैं। हम तो जीवनदा से मिलते रहते थे, पर उनकी जो आज पूरी कृति देश और दुनिया में गई है और वो हमारे लिए आदर्श है। दिव्यांग कलाकार जीवन जोशी इतने बड़े शिल्पी हैं कि खुद पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया। जैसे ही पीएम मोदी ने जीवन जोशी के नाम का जिक्र किया, उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट जारी होते ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है, वहीं कांग्रेस चुनाव टालने के आरोप लगा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी है। मतदाता ऑनलाइन इस सूची में अपना नाम खोज सकते हैं या फिर निर्धारित फॉर्म भरकर नाम जोड़ सकता है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट के आकलन के लिए ग्राम पंचायत लेवल पर कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। इसके बाद पार्टी ब्लॉक लेवल तक पर्यवेक्षक भेजने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि वो पहले दिन से चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी चुनाव टालने की साजिश रच रही है। देखिए, पंचायत चुनाव अपने यथा समय पर होंगे और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी वोट मतदाता सूची निकली है, वो मतदाता सूची हमने प्रत्येक ग्राम सभा तक पहुंचाने का तय किया है। अब प्रथम दृष्टा ऐसा मतदाता जो मतदाता सूची में आने से रह गया है, हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं इस काम में लगाया है, मतदाता सूची में नाम जोड़े जाए। हम तो पहले से ही तैयार है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में देरी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी चुनाव हो। राज्य में लगातार पंचायत चुनाव एक के बाद एक टालने का काम सरकार ने किया है और अभी भी सरकार की मंशा हमें साफ नहीं लगती। हालांकि सरकार कह रही है कि जुलाई में हम चुनाव करवाएंगे, लेकिन हमें लगता नहीं है कि चुनाव करवाएंगे। फिलहाल सभी की नजरें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। पंचायतों में फिलहाल प्रशासक तैनात हैं, जिनका कार्यकाल 27 मई को समाप्त होने जा रहा है। लिहाजा अगले 2 दिन में तस्वीर साफ हो सकती है। माना जा रहा है कि 27 को कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही पंचायत चुनावों का नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। दुबई में होने वाली एशियन आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए देश की टीम इन दिनों देहरादून में जमकर पसीना बहा रही है। 14 साल बाद दोबारा खुले देहरादून के आइस स्केटिंग रिंग में खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिल रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दुबई में होने वाली एशियन आइस स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम ने कमर कस ली है और इस बार तैयारी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो रही है। 14 साल तक बंद रहने के बाद ये रिंग दोबारा शुरू हुआ है।
आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रिंक में खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं मिल रही हैं। I think it's a ray of hope for the coming generations. हमारे लिए तो ये बहुत ही एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया ही हुआ है, हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए, क्योंकि ये स्पोर्ट जो है बहुत लिमिटेड है हिमालयन रीजन्स तक। अब ये ऐसे इंटरनेशनल फैसिलिटी हमें मिली है। आई होप कि ये पूरे इंडिया में ये बहुत ही अच्छी आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। साल 2011 में इस रिंग को साउथ एशियन चैंपियनशिप के लिए तैयार किया गया था, लेकिन बिजली की भारी खपत के चलते इसे बंद करना पड़ा था। अब 2 मेगावाट के सोलर प्लांट के जरिए इस रिंग को चलाया जा रहा है। हम लोगों ने जो इसमें सोलर पैनल्स लगाए हैं हमारा कैंपस में अलग अलग जगह पे, तो उस जो 2 मेगावाट से ज़्यादा हमको बिजली मिल रही है। तो यहाँ का जो 4000 यूनिट का हमारा आता है संचालन में, वो हम 4500 प्लस जनरेट कर पा रहे हैं पर डे। तो इट मीन्स वी आर ऑन द गुड साइड, पॉजिटिव साइड एज फार एज द इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न। तो बिजली का कोई समस्या नहीं। भारतीय आइस स्केटिंग टीम दुबई में तिरंगा लहराने के लिए देहरादून में खूब पसीना बहा रही है और इस बार जीत की उम्मीदें भी पहले से कहीं ज्यादा हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 117 मदरसे अब नई राह पर है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बदला जा रहा है। यहाँ ना मदरसा बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और ना ही दिन भर धार्मिक शिक्षा चलेगी। अब इन मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस पर ही फोकस होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड 117 मदरसों ने मदरसा बोर्ड के सिलेबस से किनारा कर लिया है और यहां NCERT सिलेबस को पढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही धार्मिक शिक्षा का समय निर्धारित किया गया है, जिसे अब दोपहर बाद ही पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि हमने मदरसों की कमेटी को उत्तराखंड शिक्षा परिषद में रजिस्टर्ड होने को कह दिया है कि अब हम अपने 117 मदरसों को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं, उन्हें मॉडर्न बनाने जा रहे हैं और 117 की 17 मदरसों को हम मॉडर्नाइज बनाएंगे और उनमें हम उत्तराखंड शिक्षा परिषद का बोर्ड पढ़ाएंगे, यानी कि उत्तराखंड सिलेबस पढ़ाएंगे, उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस पढ़ाएंगे। तो हमने ये तय कर दिया है और इसलिए हमने अपने CEO के माध्यम से भी हमने ये लाइन आगे खींच दी है कि जितने भी हमारे मुतवल्ली हैं, उनको मैनेजमेंट कमेटीज हैं, उनको सबको कह दिया गया है कि सबके सब अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड शिक्षा परिषद से कराएं। वहीं मुस्लिम समुदाय के जुड़े लोग इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि दीन और दुनिया की तालीम एक साथ मिलना बड़ा बदलाव लाएगा, जिससे मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का विकास होगा और रोजगार के अवसर भी खुल सकेंगे। 117 मदरसे जो कि मदरसा बोर्ड से संबंधित रखते हैं, उन्हीं मदरसों में NCERT पढ़ाएंगे बिफोर लंच। ये एक अच्छी पहल है कि दीन और दुनिया की शिक्षा एक साथ मिलेगी, ताकि जो बच्चे हैं, जो बहुत से बच्चे जो अभी तक दान पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि अधिकतर मदरसे जो है वो दान पर ही चलते हैं। हाँ, एक अच्छी बात है कि अगर बच्चे पढ़ते हैं तो शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें अच्छी नौकरी और सब कुछ अच्छा भविष्य मिलने की संभावनाएं है। उत्तराखंड में मदरसों में दी जा रही शिक्षा समय समय पर विवादों में रही है। ऐसे में उत्तराखंड के इन मदरसों का एजुकेशन सिस्टम बदलना एक बड़ा कदम होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब के कपाट आज सिख श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह 9:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। कपाट खुलने के दौरान हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु मौजूद रहे। तो आज हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल गए हैं और हालांकि बर्फ काफ़ी ज़्यादा जमी हुई थी। लगातार टीमें बर्फ हटाने में जुटी रहीं और एक रास्ता बनाया गया। और जब आज 9:30 बजे कपाट खुले तो बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद में यहाँ पर कीर्तन की शुरुआत हुई। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 5,27,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। शनिवार को केदारनाथ धाम में 25,340 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं धीरे धीरे
चारधाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाएगी। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिवाइन एनर्जी है और प्रशासन भी मतलब अच्छा काम कर रहा है। सब जगह पे हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं और बहुत एक ड्रीम डेस्टिनेशन था और वो मेरा कंप्लीट हो गया है। इधर केदारनाथ दर्शन भी अच्छा हुआ, अभिषेक भी करे और गर्म पानी भी मिले, अच्छा सुविधा हुआ। और केदारनाथ का हम बस शुभकामनाएं देते हैं, सब प्रजों को आह्वान इधर करते हैं, सब लोग आके केदारनाथ दर्शन करके पुण्य प्राप्त करें। चारधाम यात्रा अब लगातार रफ्तार पकड़ने लगी है और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद में अब तक धाम में 3,55,680 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। शनिवार को 20,627 यात्री पहुंचे और रोज 20,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 4,84,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में सबसे ज्यादा 2,50,000 से ज्यादा दर्शन करने लोग पहुंचे, जबकि गंगोत्री धाम में 2,34,000 यात्री पहुंचे और चारों धामों में सुविधाओं से यात्री बेहद खुश है और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ माँ गंगा के दर्शन में लोग लाइनों में लगे, घंटों से लाइन में लगे हैं और तमाम उनके लिए यहाँ पर टीन सेट की भी व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को जो बरसात से जो है सुरक्षा मिले। और तमाम दर्शक जो है माँ भगवती गंगे के दर्शन और पूजा पाठ करवा रहे हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। सहारनपुर का रहने वाला एक युवक हरिद्वार से 351 लीटर गंगाजल भरकर पैदल यात्रा पर निकला है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मनोज शिव नाम के युवक ने हर की पैड़ी से सहारनपुर तक की यात्रा करने की ठानी है। गंगाजल की भारी भरकम 2 कैन लेकर चल रहे मनोज शिव को चलने में काफी कठिनाई हो रही है, इसलिए एक सप्ताह में वो महज 3 किलोमीटर की यात्रा कर पाते हैं। बीते साल उत्तराखंड में 2 दिन पहले मानसून की एंट्री हुई थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि उससे भी पहले उत्तराखंड में मानसून आ जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। केरल में तय समय से 1 हफ्ते पहले मानसून की दस्तक के बाद में अब उत्तराखंड में भी मानसून के जल्द आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि 15 से 25 जून के बीच में उत्तराखंड में मानसून प्रवेश कर जाएगा। वहीं मौसम विभाग को उम्मीद है कि इस बार बारिश पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मई महीने में अभी तक सामान्य से 59% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। कि जो मानसून है वो अबाव नॉर्मल जो है उसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार जो है अबाव नॉर्मल जो है मानसून वो रहेगा। उत्तराखंड में भी जो मॉडल प्रिडिक्शन दिखा रहे हैं तो उसमें अबाव नॉर्मल के लिए वो दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल उत्तराखंड ऐसे भी अगर नॉर्मल देखें इसका तो आसपास के स्टेट से काफ़ी ज़्यादा है और अगर हायर साइड में मिलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी हमारे लिए दिक्कतें रहती हैं। तो लेकिन जो प्रेडिक्शन है जो दिया गया है उसमें तो यही बोला है कि अबाव नॉर्मल मानसून इस बार वो रहने वाला है। उत्तराखंड में प्री मानसून सीजन में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 48 घंटे को देखें तो प्रदेश के रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश हुई है और इसके साथ ही मौसम के रुख को देखते हुए चारधाम यात्रियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है और नदी के साथ में बरसाती नालों से दूर रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी, लेकिन यहाँ की सड़क, बिजली, पानी के इंतजाम के हालात अभी तक नहीं सुधर पाए हैं क्योंकि मानसून की दस्तक से पहले ही बारिश से इंतजाम की जो पोल है वो खुलकर दिख रही है सामने। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है, जहां की 100 से ज्यादा सड़कें पिछले 6 से 7 महीने से सीवर और पेयजल लाइनें डालने के लिए खुदी हुई हैं और बारिश ने इन खुदी सड़कों को पानी से लबालब भर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है।
7 से 8 महीने हो गए हैं ये रोड बहुत बुरी डिस्टर्ब है। एक हल्की सी बारिश में आप देख सकते हैं कि आज सुबह सिर्फ आधे से 1 घंटे की बारिश हुई और पूरा लबालब हो गया ये पूरा का पूरा क्षेत्र। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अचानक जो ये बारिश आई हुई है उसने पूरा का पूरा ये सड़क अब लग नहीं रही कि ये सड़क है। आप देख सकते हैं ये लग नहीं रही है सड़क है, ये लग रहा है कि आज कोई नाले के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। दूसरी तरफ नगर निगम के मेयर मान रहे हैं कि शहर के अंदर पेयजल और सीवर डालने के लिए अभी तक कुल 165 किलोमीटर सड़कें खोदी गई हैं, जिनमें से 65 किलोमीटर सड़कें ठीक हो चुकी हैं। बाकी बची हुई सड़कों को 15 जून से ठीक कर लिया जाएगा। बरसात से पहले हम जो सड़कें पूरी तरह तैयार हो जाएंगी वो भी, और जो सड़कें पूरी तरह तैयार नहीं भी हो पाएंगी लेकिन उनको हम बरसात से पहले चलने लायक बना देंगे और पहली लेयर उसमें डाल देंगे। दरअसल यहाँ पर सीवर और पेयजल लाइनें डालने का काम हो रहा है, लेकिन कोई भी ठेकेदार समय से काम पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में लोग अब इस तरह के पानी और गड्ढों से भरी सड़क पर चलने को मजबूर हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।